परछाई एपिसोड 193। अब आगे। अपनी बात पूरी करते ही निशा सामने देखकर हैरानी से वहीं जम जाती है। उसके सामने युवराज और सुहानी एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक खड़े थे। निशा को वहां देखकर युवराज सुहानी को छोड़ देता है और नाराजगी के साथ निशा को देखने लगता है। वहीं सुहानी काफी अनकंफर्टेबल होकर वहां खड़ी थी। निशा फौरन अपनी आंखें बंद करके पीछे मुड़ जाती है और युवराज के डर से हकलाते हुए कहती है, सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये कहकर निशा भागते हुए रूम से बाहर चली जाती है। रूम के बाहर विवेक खड़ा था। वो भी निशा के साथ ही आया था और उसे इतनी एक्साइटमेंट में अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन निशा तो निशा है, वो किसी के रोकने से कहाँ रुकने वाली थी। युवराज के रूम से बाहर आने के बाद निशा का चेहरा डर से लाल हो गया था। उसे देखकर विवेक को अंदाजा हो जाता है कि अंदर क्या हुआ होगा। निशा लंबी लंबी सांसें लेते हुआ कहती है, युवराज सर तो मुझे मार ही डालेंगे। उनके हर काम में मैं पनौती की तरह उनके सामने आ जाती हूँ। विवेक निशा को डांटते हुए कहता है, मैंने कहा था आराम से। अब वो एक मैरिड कपल है और उससे भी बड़ी बात वो युवराज सर का रूम है, तुम वहां ऐसे ही नहीं जा सकती। निशा आगे कुछ नहीं कहती। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वो अब इस गलती को सुधार नहीं सकती थी। इधर निशा के बाहर जाते ही सुहानी उसे एक्सप्लेन करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। तभी युवराज पीछे से उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे अपने करीब कर लेता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सुहानी युवराज को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, आपने देखा नहीं क्या कि अभी अभी क्या हुआ? छोड़िए मुझे, वरना फिर से कोई आ जाएगा। युवराज बेपरवाह होकर कहता है, मुझे किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, किसी और की वाइफ के साथ नहीं। सुहानी परेशान होकर युवराज को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी युवराज की पकड़ उससे बिल्कुल भी ढीली नहीं हो रही थी। वो बस हल्की मुस्कान के साथ सुहानी के परेशान चेहरे को देख रहा था। युवराज सुहानी के बालों को ठीक करते हुए कहता है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? सुहानी चिढ़कर कहती है, मुझे नहीं पता। युवराज आगे कहता है, हाँ, अगर मैं तुम्हें परेशान करने पे आ गया तो, ये कहकर युवराज फिर से सुहानी के करीब जाने लगता है। युवराज के इतना पास आने से सुहानी का चेहरा शर्म से लाल होता जा रहा था। इससे पहले युवराज और आगे बढ़ पाता उनके रूम का दरवाज़ा फिर से खुल जाता है और उस बार समायरा अंदर आ जाती है। समायरा के वहां आते ही युवराज फिर से सुहानी से अलग हो जाता है। अब उसका पेशेश जवाब दे चुका था। सुहानी भी अब काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसे अब युवराज पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वैसे तो कोई भी युवराज के रूम में उसकी बिना परमिशन के नहीं आता था, लेकिन समायरा इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करती थी। युवराज चिढ़कर समायरा से कहता है, क्या तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि एक कपल के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है? उद्धरण चिन्ह। समायरा युवराज की बात को इग्नोर करके कहती है, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब तक युवराज का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, लेकिन वो जानता था कि समायरा बेवजह कभी उसके पास नहीं आती थी। इसलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, कहो। समायरा थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, अंदर आ जाओ। ये सुनकर युवराज और सुहानी थोड़ा चौंक जाते हैं और कुछ ही देर में निशा और विवेक रूम के अंदर आ जाते हैं। निशा अभी भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे हंसी भी आ रही थी क्योंकि समायरा ने भी वही किया जो कुछ देर पहले निशा ने किया था। युवराज सवालिया नज़रों से उन तीनों को ही देख रहा था। समायरा निशा से कहती है, अब कहो। निशा नर्वस होते हुए कहती है, वो आज रात जब मैं सो रही थी तो मैंने सपने में देखा कि यहाँ पद्मिनी आई थी और बड़ी तेजी से हवा की तरह इस घर का एक चक्कर लगाकर चली गई। निशा की बात सुनकर युवराज सीरियस हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछली बार भी पद्मिनी ने सुहानी को खुद तक पहुँचाने के लिए निशा का ही सहारा लिया था। युवराज अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, और निशा आगे कहती है, पता नहीं ये इत्तेफाक है या क्या, लेकिन वो सपना देखकर जब से मैं उठी हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें सिंघनिया मेंशन के उस तहखाने में जाना चाहिए। हमें अपने कुछ सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। समायरा आगे कहती है, मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। पद्मिनी ने पिछली बार निशा से ही कनेक्ट किया था, हो सकता है ये मैसेज वो हम तक पहुँचाना चाहती हो। समायरा के ऐसा कहने पर निशा के चेहरे पर एक घमंड भरी स्माइल आ जाती है। युवराज कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, हम अभी चलते हैं। युवराज के कहने पर समायरा हाँ में अपना सर हिलाती है और उस कमरे से बाहर चली जाती है। निशा और विवेक भी समायरा के पीछे पीछे ही उस रूम से बाहर चले जाते हैं।
उनके जाने के बाद भी सुहानी गुस्से से युवराज को घूर रही थी। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, हम वापस यहीं आएंगे, फिर तुम आराम से मुझे जितना चाहो देख सकती हो। अभी सामने देखकर मेरे साथ चलो, वरना गिरने का बहाना बनाकर फिर से मेरी बाहों में आ जाओगी। युवराज से ये सुनकर सुहानी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। वो गुस्से में कुछ कहने ही वाली होती है, तभी युवराज आगे बढ़ जाता है और सुहानी उसके साथ खींची चली जाती है। इधर निशा समायरा के साथ साथ चलते हुए एक्साइटेड होकर उससे कहती है, क्या मुझमें कुछ खास बात है कि पद्मिनी आप सब कुछ छोड़कर मुझसे ही कनेक्ट होती है? समायरा तेजी से आगे बढ़ते हुए बिना किसी भाव के कहती है, नहीं। निशा अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझमें कोई तो बात होगी ना, तभी तो पद्मिनी सिर्फ मुझ तक अपने मैसेज पहुंचाती है। समायरा कहती है, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करती हो, इसलिए पद्मिनी का तुमसे जुड़ना आसान होता है। समायरा का जवाब सुनकर निशा वहीं रुक जाती है और पद्मिनी आगे बढ़ जाती है। निशा उदासी के साथ ऊपर देखते हुए कहती है, दिस इज नॉट फेयर। आपने सबको पावर दिया है, बस मुझे भूल गए। मुझे भी सुपर ह्यूमन बनना है। पीछे से विवेक आकर निशा के दोनों कंधे को पकड़कर उसे आगे धकेलते हुए कहता है, तुम्हें सुपर पावर्स की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिना पावर के ही सुपर ह्यूमन हो। डफर। निशा विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपना मुंह बनाकर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो सभी सिंघनिया मेंशन के लिविंग एरिया में खड़े अपने आसपास देख रहे थे। अभी दिन का वक्त था, लेकिन वो मेंशन हर तरफ से बंद था, इसलिए अंदर अंधेरा था। समायरा कुछ ढूंढते हुए कहती है, कहाँ है वो तहखाना? विवेक समायरा के सवाल का जवाब देने ही वाला होता है, तभी सुहानी एक रूम की तरफ बढ़ने लगती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि सुहानी कहाँ जा रही है, इसीलिए वो सब भी सुहानी के पीछे जाने लगते हैं। सुहानी एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, शायद अभिज्ञान को यही कैद किया गया था। उस रात ये धागा दरवाजे के दोनों सिरे पर बंधा था। सुहानी के कहने पर सभी की नज़र उस लाल धागे पर जाती है जो दरवाजे पर फंसा हुआ था। विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन अभिज्ञान को यहाँ कैद किसने किया होगा? समायरा कहती है, अभी पता चल जाएगा। ये कहकर समायरा वो लाल धागा अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। इसके बाद वो उस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। समायरा के इस तरह अंदर जाने से सुहानी, निशा और विवेक परेशान होकर युवराज की तरफ देखते हैं। युवराज सामने देखते हुए कहता है, परेशान मत हो, वो जानती है वो क्या कर रही है। कुछ देर बाद समायरा बाहर आकर कहती है, उस प्रेत को यहाँ भैरवनाथ के गुरु ने कैद किया था। ये जानकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, इसका मतलब भैरवनाथ के गुरु बचपन से ही सुहानी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने युवराज सर की मदद के लिए भैरवनाथ को भेजा था। इसका मतलब साफ है, वो जानते थे कि एक दिन ये दोनों जरूर मिलेंगे, शायद किसी खास मकसद के लिए। समायरा कुछ सोचते हुए कहती है, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। कौन सी बात? सुहानी कहती है। समायरा सुहानी को घूरते हुए कहती है, यही कि हर कोई तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। हर बार जब तुम पर खतरा होता है, कोई ना कोई आकर तुम्हें बचा लेता है। मैं, युवराज, पद्मिनी, निशा, विवेक और हम में से कोई ना हो तो वो अघोरी और भैरवनाथ का गुरु, वो तुम्हारी हिफाजत करते हैं। तुम पर इतने हमले हुए हैं कि अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। समायरा की बातें सुनकर सुहानी डर जाती है। युवराज सुहानी को अपने करीब लाते हुए कहता है, तुम इसे डरा रही हो। समायरा सुहानी को शक भरी नजरों से देखकर कहती है, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसा क्या है जो तुम हम सब से छुपा रही हो? युवराज अब गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया, मुझे लगता है हमें वो करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये कहकर युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाता है जहाँ से वो तहखाना जाता था। निशा और विवेक भी समायरा के बर्ताव से थोड़ा घबरा गए थे, वो भी भागते हुए युवराज और सुहानी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। समायरा वहीं खड़े कुछ पल खुद को शांत करती है और फिर वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। कुछ देर बाद वो सभी तहखाने में थे। तहखाने में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन युवराज आसानी से सब कुछ देख पा रहा था। बाकी के लोग अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट का यूज कर रहे थे। युवराज अपने आसपास देखते हुए कहता है, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, यहाँ एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखो। अगर पद्मिनी चाहती है कि हम यहाँ आए तो यहाँ जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। युवराज के कहने पर सभी अपना काम शुरू कर देते हैं। विवेक और निशा तहखाने के एक किनारे
तो समायरा दूसरे किनारे में जाकर सब कुछ चेक करने लगते हैं। युवराज भी सुहानी के साथ अपना काम शुरू कर देता है। वो सभी बड़े गौर से एक एक कोने को देख रहे थे। तभी युवराज और सुहानी एक काले पर्दे के पास पहुंचते हैं। सुहानी वो काला पर्दा हटाकर कहती है, यही वो एग्जिट पॉइंट है जिससे उस रात अभिज्ञान के साथ मैं जंगल तक गई थी। समायरा की बातें सुनकर सुहानी अभी भी काफी परेशान थी और युवराज ये बात अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। युवराज सुहानी का मूड ठीक करने के लिए कहता है, अच्छा तो तुम अपने इतने गुड लुकिंग हस्बैंड से डरकर उस रात एक प्रेत के साथ भाग गई थी। क्या मैं तुम्हें उससे भी डरावना लगता हूँ? सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, और नहीं तो क्या, आपके सामने तो वो प्रेत भी शरीफ लगता है और वो मुझे आपकी तरह परेशान भी नहीं करता। युवराज कुछ ढूंढते हुए दबी हुई आवाज में कहता है, अभी मैंने तुम्हें परेशान करना शुरू ही कहाँ किया है? सुहानी कहती है, क्या? युवराज आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी उन्हें निशा की हैरानी भरी आवाज सुनाई देती है, ये क्या है? इसके बाद विवेक की आवाज सुनाई देती है, ये तो बहुत अजीब तरह की बुक्स है, काफी पुरानी लग रही है। निशा और विवेक की बातें सुनकर युवराज, समायरा और सुहानी उनके पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि तहखाने के एक कोने में कुछ स्पेस बना हुआ था जिसमें कुछ अजीब तरह की किताबें हैं। युवराज आगे बढ़कर एक किताब उठाकर उसे देखते हुए कहता है, ये। युवराज इतना ही कह पाता है तभी समायरा कहती है, ये तंत्र की किताब है। ये कहकर समायरा वो किताब युवराज से लेकर देखने लगती है। निशा और विवेक अभी भी उस कोने में बाकी की किताबें देख रहे थे। तभी निशा कहती है, शिवी। निशा के मुंह से ये नाम सुनकर सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, निशा तू मुझे शिवी क्यों कह रही है? निशा एक किताब अपने हाथ में लेते हुए कहती है, तुझे कौन शिवी कह रहा है? मैं तो बस इस बुक पर लिखा नाम पढ़ रही हूँ। सभी की नज़र निशा के हाथ में रखी एक किताब पर जाती है। उस किताब पर किसी के खून से शिवी लिखा हुआ था। ये देखकर वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। निशा वो किताब खोलकर कहती है, अब ये कैसी लैंग्वेज है? विवेक भी उस किताब पर अपनी नज़र डालते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल उसी तरह की लिपि है जिस लिपि में मृदुला के पति ने डायरी लिखी थी। युवराज सर, इसे पढ़ सकते हैं? युवराज निशा के हाथ से वो बुक लेकर देखने लगता है। कुछ देर बाद वो कहता है, ये किसी तरह की कहानी लग रही है, माइथोलॉजी जैसा कुछ। विवेक सुहानी को देखकर कहता है, लेकिन इसमें तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? ऐसा किसने किया होगा? सुहानी कुछ सोचकर कहती है, शायद ये मम्मी किया होगा, वो चाहती होंगी कि मैं इस पाऊं। लेकिन अगर ऐसा था तो उन्होंने इसका जिक्र अपनी डायरी में क्यों नहीं किया? निशा सुहानी को याद दिलाते हुए कहती है, हो सकता है उन्होंने किया होगा। तुम लोगों को याद नहीं किया कि उस डायरी के आखिरी के 2 पेज हमसे पढ़े नहीं जा रहे थे? हो सकता है उसमें आंटी ने इसी के बारे में लिखा हो और पद्मिनी भी हम तक यही पहुंचाना चाह रही हो। सभी को निशा की बात बिल्कुल सही लगती है। समायरा उन सब से कहती है, जल्दी करो, हमें पूरा तहखाना चेक करना है। यहाँ जो भी ज़रूरी लगता है हम उसे यहाँ से ले जाएंगे और ये किताबें भी वहीं पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। ये कहकर समायरा युवराज के हाथ से वो किताब लेकर उसे बाकी की किताबों के साथ रख देती है। लेकिन तब तक युवराज ने उस किताब के कुछ पेजेस पढ़ लिए थे और उसका चेहरा अब काफ़ी सीरियस हो गया था। ये बात कोई भी नोटिस नहीं कर पाता और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुहानी युवराज का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है, युवराज सर, चलिए, हमें अभी और ढूंढना है। युवराज सुहानी को देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर सुहानी के पूर्वजों ने अपनी शक्तियां त्याग दी थी तो फिर इतनी पीढ़ियों के बाद सुहानी में वो एबिलिटीज कैसे आ गई? आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।